हेलो डियर, वेलकम करता हूं जितने भी हमारे माय डियर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं सबको। आज जानते हैं कि मंडे है और MSN1 पहला पेपर है, पहला इस सप्ताह का वीडियो भी है। तो MSN1 आज फिर से मैं जहां पे छोड़ा था वहां से फिर से हम जो है शुरू कर रहे हैं, ठीक है। यानी हम रिस्पायरेटरी चैप्टर जो है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर से संबंधित, तो यह वाला चैप्टर से मैंने एक प्रश्न करके मैंने छोड़ रखा था। उसके बाद मैं मिक्स क्वेश्चन इस सप्ताह इससे पिछले सप्ताह किए हैं। अब जो है हम देखने वाले हैं, फिर से वहीं से शुरू करेंगे। यूनिट नंबर 8 हम लोग पढ़ रहे थे, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर मतलब श्वसन रोग से संबंधित चैप्टर का नाम है। और वीडियो नंबर यह 19वां होने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह से पहले जो आप फर्स्ट सेकेंड का एक ही में वीडियो देखते थे, वहाँ तक हम 18वां वीडियो कर चुके हैं MSN1 का, ठीक है। यह 19वां वीडियो है और आप लोग चलिए देखिएगा। और आज जो प्रश्न करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत, ठीक है। एक तो ये है कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है, और एक प्रश्न हम लोग लिए हैं अस्थमा के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर? अस्थमा के ऊपर। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। दोनों हो सकता है अस्थमा इस बार पूछ ले 10 नंबर में, तो इसलिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपको कोई भी बीमारी, कोई भी इन्फेक्शन के बारे में पूछेगा सेकेंड ईयर में, तो उसमें कारण पूछेगा, लक्षण पूछ सकता है, उसका डायग्नोसिस पूछ सकता है, उसका जो है ट्रीटमेंट पूछ सकता है, या फिर प्रबंध पूछ सकता है। प्रबंध में अलग अलग होता है, जानते हैं। मेडिकल प्रबंध होता है, नर्सिंग प्रबंध होता है, सर्जिकल प्रबंध होता है। तो जिस बीमारी में अगर तीनों होगा तो तीनों लिखेंगे। जिस बीमारी में अगर सर्जिकल नहीं होगा तो उसमें सिर्फ मेडिकल और नर्सिंग दो ही प्रबंध होगा, ठीक है। तो यही चीज़ होता है। चलिए बाकी हम समझेंगे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है। आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ एक्यूट और क्रॉनिक होता क्या है। तो आप लोग को पता है कि एक्यूट जो होता है वह अचानक से और शीघ्र जो है होने वाला बीमारी होता है, और वह जो है कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताह तक होता है एक्यूट वाला, ठीक है। लेकिन जो क्रॉनिक वाला होता है कुछ सप्ताह से लेकर कुछ महीनों, कुछ सालों तक जो है ये बीमारी रहता है। तो ये जो है क्रॉनिक होता है, दीर्घ समय का बीमारी होता है, समझ गए। तो यही जो हमें ब्रोंकाइटिस है यह दो प्रकार के होता है, एक एक्यूट भी होता है, ठीक है, और एक हमारा जो है क्रॉनिक होता है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे हमें क्रॉनिक के बारे में पूछा है, चलिए क्रॉनिक के बारे में देखेंगे, महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, समझ सकते हैं। अब ब्रोंकाइटिस का मतलब आप लोग को समझना है। ब्रोंकाइटिस तो आप लोग को पता होना चाहिए, एक होता है हमारा ब्रोंकस। क्या होता है? एक होता है ब्रोंकस होता है, एक हमारा होता है ब्रोंकिया होता है, ठीक है ना। एक क्या होता है? ब्रोंकी होता है, और एक हमारा होता है ब्रोंकियाज, ठीक है, समझिएगा। तो माय डियर, ये होता है ब्रोंकस, जो ट्रेकिया दो भागों में बटा होता है। तो इधर एक ब्रोंकिया, एक इधर ब्रोंकस, ठीक है, दो ब्रोंकस हो गया। उसके बाद यह फेफड़ा में कनेक्ट होता है ब्रोंकस। अब ये जो ब्रोंकस होता है बहुत सारे ब्रोंकिया में जो है विभाजित होता है, ठीक है। तो यही जो फेफड़ा के अंदर जो श्वास नली होता है जिसे हम लोग ब्रोंकी कहते हैं, यही ब्रोंकी का इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, पर्दाह होता है, उसी को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। समझ गए चीज़ों को। चलिए देख लीजिए क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या है, यहाँ पे समझिए। ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई का दीर्घकालीन, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पे ब्रोंकाई का दीर्घकालीन इन्फ्लामेशन जो है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई ब्रोंकाइटिस कहलाता है। सीधी सी बातें हैं। और इन्फ्लामेशन में क्या आता है आप लोग को पता होना चाहिए। इन्फ्लामेशन में जो है चोट से भी चीज़ें हो सकता है, और इन्फेक्शन से भी जो है चीज़ें समस्या हो सकता है। तो वही जो है हमारा इन्फ्लामेशन होता है। अब आप लोग को पता होना चाहिए इन्फ्लामेशन में क्या क्या होता है। तो इन्फ्लामेशन में दर्द होता है, सूजन होता है, इचिंग होता है, लालिमा आता है उस जगह पर, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा इन्फ्लामेशन होता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे जो ब्रोंकिया है, इस ब्रोंकाई में दीर्घकालीन मतलब लंबे समय का इन्फ्लामेशन होता है, और इसी को हम लोग ब्रोंकाइटिस कहते हैं, ठीक है, समझ गए। काफ़ी लंबे समय से दिन के अधिकांश समय खांसी उठना तथा श्वसन नलिका में पर्दाह होना क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होने की संभावना को प्रदर्शित करता है। अब जैसे ही मान गए किसी व्यक्ति को अगर लंबे समय से खांसी हो रहा है, तो उसके एक लक्षण ये भी हो सकता है कि शायद उससे जो है ब्रोंकाइटिस हो और क्रोनिक हो, क्योंकि लंबे समय से अगर ये चले आ रहा है उस व्यक्ति में दिन के समय जो है ज़्यादातर खांसी रहता है, ठीक है, और श्वसन नलिका जो ब्रोंकी है उस ब्रोंकाई में अगर इन्फ्लामेशन है, तो यह क्रॉनिक जो है ब्रोंकाइटिस को क्या करता है? सूचित करता है। चीज़ों को समझ गए।
देखिए सीधा समझिए कि जो ब्रोंकी है यहाँ पे ट्रेकिया है, दो ब्रोंकस में बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे फेफड़ा है, ठीक है, दोनों में फेफड़ा लगा है। अब ये जो ब्रोंकस है यह अलग अलग ब्रोंकिया में विभाजित होता है, ठीक है, यह अलग अलग ब्रोंकिया में विभाजित होता है। अब ये ब्रोंकिया जो होता है श्वास नली इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब ये जो ब्रोंकाई होता है इससे जो है बहुत सारे ब्रोंकियाज जो है निकले होते हैं, इस ब्रोंकी से बहुत सारे ब्रोंकियाज जो है निकले होते हैं, ठीक है। इस ब्रोंकाई से बहुत सारे ब्रोंकियाज निकले होते हैं और इस सब में जो है एल्वोली जो है जुड़ा होता है, ब्रोंकियाज के साथ में एल्वोली गुच्छा बनाकर जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा ए वाला जो होता है यही हमारा श्वास नली क्या होता है, ए वाला जो आप देख रहे हैं ये हमारा ब्रोंकाई है, ठीक है, ये ब्रोंकस होता है। और ये वाला जो देख रहे हैं इस ब्रोंकी से बहुत सारे अलग अलग फिर निकला है, तो ये वाला जो है हमारा क्या होता है, ये वाला चीज़ें हमारा ब्रोंकियाज होता है, ठीक है। तो ये जो ब्रोंकियाई है ये ब्रोंकियाई में इन्फ्लामेशन हो जाता है इसी में, और जिससे ये होता है कि इसमें बलगम जो है भर जाता है, यह जो है श्वास अवरुद्ध होने लगता है, इसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है, मीन सूजन आ जाता है, ठीक है, जिससे व्यक्ति को श्वास लेने में दिक्कत होती है, समझ गए, कष्ट होती है। तो और खांसी उठने लगता है, ठीक है, श्वसन नलिका में पर्दा हो जाता है, ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो जाता है और इसी को हम लोग क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं, समझ गए। कोई दिक्कत नहीं, चलिए बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है। अब यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझ लीजिए, फिगर देख लीजिए, मैंने आपको बता रखा है कि जैसे यह ट्रेकिया हो गया, ठीक है, ट्रेकिया दो पार्टों में जो है क्या हो गया है, यहाँ पे देख लीजिए ये ट्रेकिया है, ठीक है, ये ट्रेकिया दो फेफड़ों में अलग अलग रूप से विभाजित हो गया है। तो यह दो अलग अलग में विभाजित हुआ है, तो दो अलग अलग ब्रोंकिया जो है क्या हो गया, ब्रोंकस हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो है एक ट्री जो है इसमें से देख सकते हैं अलग अलग जो है निकला है, अलग अलग निकला है ना, ये अलग अलग निकला है ना ये वाला। तो जो एक ए लाइन से जो यहाँ से अलग अलग निकला है, जैसे समझिए यहाँ पे समझिए, मैं बता देता हूँ जैसे, ठीक है, ये ट्रेकिया है, ठीक है, ये ट्रेकिया एक इधर आया है ब्रोंकस, एक इधर आया है, ठीक है। अब ये फेफड़े के अंदर गया है, ये मान गए फेफड़े के अंदर, ये फेफड़ा में गया है, ये वाला फेफड़ा में गया है। अब मान गए ये फेफड़ा में गया है तो फिर फेफड़ा में लती की तरह अलग अलग जो है ये ब्रोंकस जो है अलग अलग ब्रोंकियाज में अलग अलग जो है ब्रोंकी में डिवाइड हो गया, ठीक है, अलग अलग ब्रोंकी में डिवाइड हो गया है, ठीक है, ऐसे करके। अब फिर जो है ये ब्रोंकी जो है फिर अलग अलग जो है ब्रोंकियाज में डिवाइड है, ठीक है, ये ब्रोंकी अलग अलग ब्रोंकियाज में डिवाइड है और इसी के साथ में जो है क्या होता है, एल्वोली लगा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ों को समझिएगा, समझ लिए। चलिए तो जो हमारा ये वाला नहीं, ये ब्रोंकस नहीं, ठीक है, यह जो हमारा ब्रोंकी है जो फेफड़ा के अंदर लत्ती के समान जो है सभी साइड में यहाँ पे देख सकते हैं गुजरा है, इसमें अगर किसी तरह के इस ब्रोंकियल ट्यूब में अगर किसी प्रकार के इन्फ्लामेशन होता है और इसमें जो है क्या होता है, मोटा जाता है, श्वास नली मोटा हो जाता है, ठीक हो जाता है। क्यों ठीक हो जाता है, क्योंकि इसमें म्यूकस भर जाता है। म्यूकस क्यों भरता है, क्योंकि इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है जिससे बलगम जो है बाहर नहीं जा पाता है, इसी में जो है धीरे धीरे बलगम का निर्माण होने लगता है और व्यक्ति का जो श्वास नली है भर जाता है, मोटा हो जाता है, जिससे दिन के समय काफ़ी खांसी उठता है और अगर यह रोग लंबे समय से है तो उसे हम लोग ब्रोंकाइटिस कहते हैं। समझ गए चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी प्रकार से इस वाले भी फेफड़ा में इसी प्रकार से हो सकता है, समझ गए ना। अब एग्जाम्पल के लिए समझाया भी गया है, अगर यह नली बिल्कुल फ्रेश है तो इस प्रकार से रहेगा, देख सकते हैं एकदम इसका मुंह क्या है, क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन अगर यह इन्फ्लामेटेड हो जाएगा तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये थिकनेस हो चुका है ना, इस म्यूकस के कारण इसमें बलगम भर चुका है, ठीक है ना। बलगम भरने से यह मोटाई हो गया है, इसमें जो है इसका जो नली है वह क्या हो चुका है, भर चुका है म्यूकस से। तो यही जो है हमारा क्या होता है, श्वास नली की पर्दाह को हम लोग ब्रोंकाइटिस कहते हैं। चीज़ों को समझ गए। अगर अभी भी नहीं समझे तो फिर आपका ध्यान पढ़ाई पर नहीं है, फिर आपको पढ़ाई अभी छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब माय डियर, हम जानते हैं कि कोई भी समस्या होता है उसका कारण होता है, तो कारण ब्रोंकाइटिस का भी अलग अलग कारण है, निम्नलिखित कारण है। कैसे, देखिए, पहला है या तो आप धूम्रपान सिगरेट स्मोकिंग ले रहे हैं तो ये भी बन सकता है, क्योंकि ये स्मोकिंग जो है क्या होता है कि आप बहुत सारे स्मोक को अंदर लेते हैं और वह वाष्प के रूप में हमारे श्वास नली में धीरे धीरे स्टोर होते होते वह जो है चिपचिपा पदार्थ के रूप में श्वास नली में भरते जाता है और वह म्यूकस हो जाता है, ठीक है। दूसरा है तंबाकू का सेवन, अगर आप टैबेको का सेवन करते हैं तो यह भी जो है घातक है आपके श्वास के लिए। तीसरा है वायु प्रदूषण, अगर बहुत ज़्यादा आप वायु प्रदूषित वाले एरिया में रहते हैं तो यह भी हो सकता है, क्योंकि श्वास के थ्रू तो हम वायु ही लेते हैं ना,
ऊपरी श्वसन नाल के संक्रमण, अगर मान गए ऊपर में कोई श्वास नली के संक्रमण हो चुका है तो उसके प्रभावित जो है श्वास नली तक हो सकते हैं, समझ गए ना। तापमान में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर, अगर तापमान में परिवर्तन अचानक से हो गया है तो यह भी जो है आपके बन सकते हैं कारण। श्वसन मार्ग की म्यूकस ग्लैंड में हाइपरट्रॉफी होना, हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि जो म्यूकस ग्लैंड होता है उस म्यूकस ग्लैंड से हाइपरट्रॉफी होना, मतलब वह जो श्वसन मार्ग है उसमें वृद्धि हो जाना, ठीक है ना, वृद्धि होना, श्वसन मार्ग में वृद्धि होना, हाइपरट्रॉफी ऑफ म्यूकस ग्लैंड। ओके, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, निमोनियाई, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मतलब ये ब्रोंकाइटिस होने के कारण अगर कोई व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा होता है तो उसमें भी हो सकता है ब्रोंकाइटिस। अगर किसी को स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है तो इससे भी जो है क्या हो जाएगा, संक्रमण हो सकता है। तो यह कुछ बैक्टीरिया है जिसके कारण व्यक्ति में क्या हो सकते हैं, ब्रोंकाइटिस हो सकता है संक्रमण वाला, ठीक है ना। तो कुछ ये सब कारण हो गया। कारण में मैंने बता दिया, स्मोकिंग करना, तम्बाकू का सेवन करना, वायु प्रदूषण, ऊपरी श्वसन नाल का संक्रमण, ताप में परिवर्तन होना, अचानक से हाइपरट्रोफी हो जाना श्वसन मार्ग का, ठीक है, वृद्धि हो जाना। कुछ बैक्टीरियल कारण हो सकते हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, याद रखिएगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये बहुत जगह पर आएगा संक्रमण में, ठीक है। तो ये हो सकता है, या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो सकता है। तो ये सब कारण हो सकते हैं, ठीक है, कारण पता हो गया। अब चलिए, जब हमको कारण पता हो गया तो हम अब इसके लक्षण पता करेंगे कि भाई बीमारी भी देख लिए कि बीमारी ये है, उसका कारण भी हम पता कर लिए, ठीक है। तो अब कारण जब हम पता कर लिए तो उसमें लक्षण भी होगा कोई ना कोई, ठीक है। जब कोई बीमारी होगा तो उसमें तो लक्षण भी होगा, तो लक्षण लिखना आसान है क्योंकि यह श्वास नली की बीमारी है। तो आप लक्षण में लिखिए कि कैसे कैसे लक्षण दिखाई देंगे अगर किसी को ब्रोंकाइटिस होता है, श्वास नली का समस्या होता है तो, ठीक है। देखिए, सबसे पहले प्रोडक्टिंग कफ, मतलब कफ युक्त खांसी होगा। कोई व्यक्ति का अगर ब्रोंकाइटिस है तो उसका जो खांसी होगा, खांसी के साथ कफ आएगा। कफ क्यों आएगा, क्योंकि कफ म्यूकस से भरा हुआ, उसका श्वास नली जो है म्यूकस से भरा हुआ है, ठीक है। ये कारण से अगर वो खांसेगा तो क्या होगा, उसे कफ भी आएगा श्वास नली से, ठीक है ना। चलिए, अधिक बलगम या कफ, अधिक बलगम या कफ का निर्माण होगा, सूजन हो सकता है उसको, ठीक है ना, उसके श्वास नली में एडिमा भी हो सकता है। शरीर में नीलापन, उसे ऑक्सीजन का कमी हो सकता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब श्वास नली में समस्या है तो व्यक्ति श्वास ठीक से नहीं ले पाएगा, श्वास नली उसका जाम रहेगा तो श्वास उसको सही से ले नहीं पाएगा, और जब श्वास सही से नहीं ले पाएगा, ब्रीदिंग अगर उसका सही से नहीं होगा तो ऑक्सीजन लेवल उसमें कमेगा, शरीर में नीलापन होगा। तो ये सब लक्षण सोच सोच के लिखना पड़ता है। एग्जैक्ट लक्षण जो है किसी भी बीमारी का तो होता ही है, साथ में उसके और सारे सहायक लक्षण भी होते हैं, तो ये चीज़ को भी लिखना पड़ता है, ठीक है। सांस लेने में परेशानी, डिस्पोनिया, बिल्कुल सही है, सांस लेने में परेशानी होगा ही होगा। सांस तेज चलेगा, टेकोपेनिया, और जब सांस तेज जो है लेने में परेशानी होगा तो आप तेज़ी से सांस जो है खींचेंगे, सांस तेज चलने लगेगा, समझ गए ना चीज़ों को। सातवां है सांस भरना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, सांस भरने लगेगा। उसके बाद माय डियर है, आठवां है सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज़ आना, बीजिंग रिस्पायरेशन। तो माय डियर आप लोग लक्षण देख लीजिएगा, लक्षण आसान होता है, सीधा समझिए कि श्वसन नली का एक समस्या है जिसमें श्वसन नली में सूजन हो जाता है, म्यूकस भर जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को खांसी उठता है, ठीक है ना। तो ये जो है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है। तो इससे क्या क्या लक्षण हो सकते हैं उत्पन्न, ये सभी लक्षण को लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी आपका। अब यहाँ पे हम लोग निदान देखेंगे कि डायग्नोसिस क्या क्या हो सकता है इस रोग में। ओके, तो हिस्ट्री टेकिंग, इतिहास लेंगे कि पेशेंट का इतिहास क्या है, क्या कोई सिगरेट लेता था, तंबाकू लेता था या गंदी एरिया में रहता था, इसका इतिहास लेंगे, ठीक है। चलिए, दूसरा चीज़ है शारीरिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन, शारीरिक परीक्षण किया जाएगा पेशेंट का, ठीक है ना। उसके बाद पीएफटी टेस्ट होगा, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्यों होगा, क्योंकि फेफड़ा के अंदर ही तो श्वास नली में जो है इन्फ्लामेशन है, तो पल्मोनरी जब फेफड़ा के टेस्ट हो जाएगा, फेफड़ा कैसे कार्य कर रहा है या कार्य नहीं कर रहा है, अगर इसका पता हो जाएगा तो आराम से जो है फाइंडिंग हो जाएगा कि क्या समस्या है, ठीक है। छाती का एक्सरे करवा सकते हैं, स्पूटम का कल्चर टेस्ट जो होता है, स्पूटम कल्चर, ये भी टेस्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है ईसीजी का भी टेस्ट करवा सकते हैं चेस्ट के लिए। आर्टियल ब्लड गैस, एबीजी होता है, एबीजी भी करवा सकते हैं, आर्टियल ब्लड गैसेज, ठीक है। एंड आठवां है ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंकी की एस्कोपी हो सकता है, ब्रोंकोस्कोपी। तो यह सब कुछ निदान है, बहुत आसान है। छाती का एक्सरे, ब्लड जाँच हो सकता है, ठीक है, इतनी वृत्ति ले सकते हैं, सिटी स्कैन करा सकते हैं, ईसीजी करा
सकते हैं, ठीक है। ABG हो सकता है, पेशेंट को ब्रोंकोस्कोपी हो सकता है। तो तमाम ऐसे निदान जो है आप इसमें करवा सकते हैं जो छाती से रिलेटेड हो। PFT हो सकता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो ये सब हमारा निदान हो गया। ओके, निदान देख लिए। चलिए अब माय डियर हम लोग को प्रबंध बताना रहता है। तो देखिए एग्जाम में सीधा आपसे पूछेगा कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में लिखने के लिए, तो उसमें कह देगा कि इसके लिए प्रबंध को भी बताए। अब ये प्रबंध में क्लियर नहीं करेगा कि आपको जो है मेडिकल प्रबंध बताना है या सर्जिकल तो होगा ही नहीं इसमें, ठीक है। तो एक क्लियर आपको नहीं करेगा कि मेडिकल प्रबंध बताना है कि नर्सिंग प्रबंध बताना है। सीधा अगर प्रबंध पूछ देगा तो आपको मेडिकल प्रबंध भी लिखना पड़ेगा और जो है नर्सिंग प्रबंध भी लिखना पड़ेगा, दोनों लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर क्लियर कर देगा कि इसके उपचार बताइए, तो उपचार मतलब वही मेडिकल प्रबंध, ठीक है ना। क्योंकि इसमें तो सर्जरी होगा नहीं, अगर सर्जरी होता तो इसके उपचार में सर्जरी भी लिखते, सर्जिकल प्रबंध भी लिखते। लेकिन सर्जरी होगा नहीं क्योंकि ये इन्फ्लामेशन है, तो इसमें सर्जरी होगा नहीं, तो इसमें दवाई वगैरह से ही ठीक किया जाएगा। तो इसके लिए पेशेंट को क्या करते हैं, उपचार में मेडिकल जितने जितने सहायक दवाइयाँ सब है या जो जो चीज़ें इसमें सहायक हो सकता है उसको जो है हम लोग लिखेंगे उपचार में, ठीक है। और उसके बाद नर्सिंग प्रबंध लिख देंगे। समझ गए। तो इसी प्रकार से उपचार देखिए, ट्रीटमेंट देखिए। अब हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि पेशेंट को संक्रमण के कारण भी जो है इन्फ्लामेशन होता है, बिल्कुल बात है, सही है। और ऊपर में हम लोग देखे भी हैं कि कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कारण बन सकता है। तो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसके लिए एंटीबायोटिक थेरेपी चलाया जाता है। जैसे बहुत सारे एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं, जैसे एमॉक्सिसिलिन हो गया, एमिकासिन हो गया, सेफेटोजाइम हो गया। तो यह जो है क्या होता है, ये सब एंटीबायोटिक है। और याद रखिएगा एमॉक्सिसिलिन, एमिकासिन, सेफिटाजाइम, ठीक है ना, सेफेटोजाइम, यह एंटीबायोटिक थेरेपी है, ये सब चलाते हैं पेशेंट के लिए, ठीक है। तो जिससे संक्रमण अगर हो तो संक्रमण नष्ट हो जाते हैं सूक्ष्मजीव और पेशेंट धीरे धीरे ठीक होता है। ब्रोंकोडाइलेटर जैसे थियोफाइलिन, इप्राट्रोपियम और ब्रोमाइड, ठीक है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। माय डियर ब्रोंकोडाइलेटर का मतलब होता है जो ब्रोंकिया को क्या करता है, फैलाता है, व्यक्ति को सांस लेने में आसान होता है फैलने से, ठीक है ना, जगह मिलता है वायु को सांस लेने में। तो ब्रोंकोडाइलेटर दवाइयाँ देंगे, जैसे थियोफाइलिन होता है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड होता है। ये सब याद रखिएगा, आपके डेली जीवन में भी उपयोगी है कि कोई पेशेंट को अगर ब्रोंकिया हो, ब्रोंकाइटिस हो, तो उसे कौन सी दवाई देनी चाहिए। ओके, तीसरा है सल्बूटामोल नेबुलाइजेशन करवाना चाहिए, पेशेंट को नेबुलाइजर देना चाहिए ताकि वह जो है उसे क्या हो, सल्बूटामोल उससे नेबुलाइजर में होनी चाहिए ताकि पेशेंट जो है नेबुलाइज करे तो उससे जो है श्वास नली का रिलैक्स हो और वह श्वास अच्छे से ले पाए। ओके, एडिमा के उपचार हेतु अगर सूजन है तो सूजन के उपचार हेतु डायूरेटिक्स देते हैं, जैसे लैसिक्स हो गया, टर्सोमाइड हो गया, फ्रूसामाइड हो गया, ठीक है। अलग अलग जो है एडिमा के उपचार के लिए डायूरेटिक दवाई हैं। लैसिक्स हो गया, इस लैसिक्स में ही फुरसामाइड रहता है, टॉर्सेमाइड रहता है। ओके, पांचवा है माय डियर फिजियोथेरेपी करा सकते हैं पेशेंट को। फिजियोथेरेपी से व्यक्ति जो है अच्छे से श्वसन ले पाएगा, ठीक है, उसका फेफड़ा रिलैक्स हो पाएगा, फिजियोथेरेपी करवाते हैं, ठीक है। छठा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, यह एस्टेरॉइड दवाई होती है जो डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिकोसोन, ठीक है ना, देख लीजिए हाइड्रोकॉर्टिसोन जो होता है यह, इसे शॉर्ट में हम लोग हाइड्रो कहते हैं, ठीक है। यह एक एस्टेरॉइड दवा है। डेक्सामेथासोन यह भी एस्टेरॉइड दवा है। एस्टेरॉइड दवा का एक दवा का बहुत सारे उपयोग होता है, ठीक है, जैसे व्यक्ति को सूजन में हो, दर्द में हो, ठीक है, ईचिंग में हो, बहुत सारे चीज़ों में यह मदद करता है, ठीक है, आराम दिलाता है। तो एस्टेरॉइड दवा गांव में ज़्यादातर जो जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है ना, तो वह 2-4 एस्टेरॉइड दवा का नाम जान ले रहता है और वह व्यक्ति को एस्टेरॉइड ही देता है, क्योंकि एक एस्टेरॉइड दवा बहुत सारे बीमारियों में काम करता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी होता है, ठीक है। तो आप जो है पढ़ रहे हैं तो पढ़ कर ही ये सब चीज़ें दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के उपचार के बारे में जान लिए, ठीक है ना। चलिए, नेबुलाइजर देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवा देंगे, फिजियोथेरेपी कराएंगे, एडिमा के उपचार के लिए जो है हम लोग डायूरेटिक दवाई देंगे, ओके, एंड जो है ब्रोंकोडिलेटर दवाइयाँ देंगे, इप्राम, ठीक है ना, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और थियोफाइलिन, ठीक है। संक्रमण के उपचार के लिए एमिकासिन, एमॉक्सिसिलिन, सेफेटोजाइम, ये सब देते हैं। ओके, चीज़ों को समझ गए। चलिए माय डियर, यहाँ पे अब है नर्सिंग प्रबंध। अब मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, समझ रहे हैं चीज़ों को, मैं आपको इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि अगर आपसे कोई पूछ दे नर्सिंग प्रबंध, तो नर्सिंग प्रबंध आपके टैलेंट के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे लिखते हैं। अब हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, देखिए
अगर आप हमारे बातों को समझे हैं, पहले अगर पढ़े हैं, तो आपको पता होगा कि मैं दो तरीका से जो है नर्सिंग प्रबंध लिखने के बताया हूँ। एक तो नॉर्मल तरीका है कि जितने सारे पॉइंट आपको दिमाग में आ रहा है वह नर्सिंग प्रबंध में डायरेक्ट जो है लिख दे, चाहे 10 पॉइंट हो, 15 पॉइंट हो, 20 पॉइंट हो, जितना भी पॉइंट आपको याद आ रहा हो कि आप एज ए नर्स मदद कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं इस रोग में, उतने सारे पॉइंट को आपको उसमें लिख देना है। ठीक है, तो यह एक एवरेज हो गया, यह एक एवरेज लड़का ऐसे काम करता है। लेकिन अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, एक अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आपको नर्सिंग प्रबंध में 4 से 5 ऐसे पॉइंट को सेलेक्ट करना चाहिए, 4 से 5 ऐसे पॉइंट को सेलेक्ट करना चाहिए जो उस बीमारी में आप सहायता कर सकते हैं, उसका देखभाल कर सकते हैं। मतलब सीधा समझिए कि उस बीमारी का 4 से 5 ऐसे की पॉइंट उठाना चाहिए जो इस बीमारी में आप उसके लिए सहायता कर सकते हैं इस 4-5 पॉइंट में। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे हम लोग यहाँ पे ब्रोंकाइटिस देखे हैं ना, तो हमें पता है कि ब्रोंकाइटिस में क्या क्या होगा, लक्षण हमें पता है। तो उसी लक्षण के आधार पर जो है हम इसमें 4, 5, 6 पॉइंटें चुन लेंगे, पॉइंट बना देंगे, और उसमें जो है उस लक्षण को हम कैसे जो है दूर करेंगे, पेशेंट को कैसे सहायता करेंगे, इसके लिए हम उसमें 2-2, 3-3 लाइनें सब में लिखेंगे। तो यह स्मार्ट तरीका हो जाएगा। कैसे, देखिए, जैसे पेशेंट का जो है यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि श्वास लेने में कष्ट होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहला श्वास, ठीक है, श्वास नली का, ठीक है, श्वास नली का, ठीक है, सीधा लिखेंगे हम लोग वायु मार्ग का, ठीक है ना, वायु मार्ग का प्रबंध, वायु मार्ग का प्रबंध, पहला प्रबंध वायु मार्ग का करेंगे, फर्स्ट पॉइंट। अब वायु मार्ग का प्रबंध में आप क्या क्या लिखेंगे, वायु मार्ग को क्लीन करना, ठीक है, वायु मार्ग को जो है सक्शन कर सकते हैं, ठीक है, वायु मार्ग को जो है कुछ दवाइयाँ देकर उसे जो है हम डिलेट कर सकते हैं, डायलेट कर सकते हैं, फैला सकते हैं, समझ गए। तो ये हो गया। दूसरा हम लोग लिखेंगे कि पेशेंट को श्वसन कष्ट हो सकता है इसमें, तो श्वसन कष्ट के लिए जो है हम क्या करेंगे, पेशेंट को श्वसन कष्ट के लिए, यहाँ पे देख लीजिए, श्वसन कष्ट के लिए हम जो है क्या करेंगे कि पेशेंट को फाउलर पोजीशन दे आएंगे, फिजियोथेरेपी करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होता है, गर्म पानी के भाप दिलवाएंगे, ठीक है ना, ये हो गया। दूसरा है संक्रमण से बचाव, संक्रमण भी हो सकता है, तो संक्रमण से बचाव के लिए एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है, पेशेंट को साफ़ सुथरा जो है रहने के लिए कहेंगे, ठीक है ना, ठंडे चीज़ों से बचने के लिए कहेंगे। तो ये संक्रमण से बचाव के लिए हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम चुनेंगे क्या चीज़, कि पेशेंट को हम ये प्रबंध कराएंगे कि वह धूम्रपान ना करे, ठीक है, धूम्रपान, ठीक है, धूम्रपान का प्रबंध। तो पेशेंट को शिक्षा देंगे धूम्रपान ना करे, धूम्रपान को एवॉइड करे, ठीक है ना, शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, ठीक है, महत्व बताएंगे, धूम्रपान लेने के हानिकारक को हानियों को बताएंगे। तो यह धूम्रपान का प्रबंध हो गया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 से 5 जो है बीमारी से जुड़ी हुई पॉइंट को इकट्ठा करना है, पॉइंट बनाना है, और सभी पॉइंट में 2-2, 3-3 लाइनें लिखना है। समझ गए चीज़ों को। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इस समय पढ़ा चुका हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, पढ़ा चुका हूँ। नर्सिंग मैनेजमेंट देखिए, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग प्रबंध देखिए। ओके, देखिए पहला है माय डियर, पहला पॉइंट है रोगी को शांत, आरामदायक तथा अच्छा सतावन युक्त वेल वेंटिलेटेड वातावरण प्रदान करें। पहले क्या करेंगे, रोगी को श्वसन अच्छे हो इसके लिए शांत, आरामदायक और अच्छा संवातन का जो है युक्त अच्छा वेंटिलेटेड वातावरण प्रदान करेंगे। ओके, दूसरा है रोगी को आरामदायक स्थिति यानी फाउलर या सेमी फाउलर पोजीशन प्रदान करेंगे। फाउलर पोजीशन क्या होता है आप लोगों को पता होनी चाहिए, किस लिए देते हैं, ठीक है। तीसरा है एयर वे में जमा शराब को हटाने के लिए ट्रेकियो ब्रोंकियल सक्शन करेंगे। अभी मैंने बताया ना कि वायु मार्ग को साफ करने के लिए सक्शन करेंगे, चूसन करेंगे। तो वायु मार्ग में अगर कोई जमा हुआ पदार्थ है, शराब है, तो उसे ट्रेकियो ब्रोंकियल सक्शन करेंगे, ठीक है। रोगी को नियमित नेबुलाइजेशन प्रदान करेंगे। रोगी को स्थिति प्रत्येक 2 से 4 घंटे में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि उसे बेड शोर से भी बचाना है। समझ गए। छठा है माय डियर, रोगी को कफिंग तथा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बताएं। अब रोगी को फिजियोथेरेपी में कफिंग तथा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए बताएंगे, जिससे उसे जो है कफ और ब्रेद में जो है रिलैक्स मिलेगा, ठीक है ना।
रोगी को धूम्रपान और तंबाकू से सेवन से बचने की सलाह देनी चाहिए। रोगी को पर्याप्त तरल लेने की जो है सलाह देनी चाहिए, या रोगी को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थें प्रदान करें। तो माय डियर, यह मेरा कुछ नर्सिंग प्रबंध हो गया जो कि मैंने डायरेक्ट लाइन में बता दिया। देखिए मैंने तो ये 8 पॉइंट नॉर्मल जो इंपॉर्टेंट था मैंने लिख दिया, लेकिन आपको इसमें 15 पॉइंट लिखना है, खुद से लिखना है। मैंने यहाँ पे आपको हिंट्स दे दिया 8 पॉइंट लिख कर, लेकिन आपको इसको अपने से 15 पॉइंट बनाना है कि और नर्स जो है क्या क्या मैनेजमेंट कर सकती है एक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट के लिए। ओके ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिसका हम लोग इंग्लिश नहीं दिए हैं उसका यहाँ पे इंग्लिश आपको दे दिया गया है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको जो है अच्छे से क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ गए। कुछ खास है नहीं, इसलिए मैंने इंग्लिश उतना दिया नहीं, बस ये नर्सिंग प्रबंध का आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, दिमाग लगा लीजिएगा कि कैसे कैसे है। देखिए हिंदी हो या इंग्लिश, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप फ़र्क ये पड़ता है कि आप कितना ज़्यादा चीज़ों को समझ रहे हैं। अगर आप इंग्लिश में ही दाएँ आप समझ रहे हैं कि हम इंग्लिश के मास्टर माइंड हैं, लेकिन आपको जो है मीनिंग लगाना नहीं आ रहा है, तो आप कोई मास्टर माइंड नहीं है। तो चीज़ों को समझिए। कोई भी व्यक्ति जो है अंग्रेज नहीं है कि उसका प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश है। यहाँ कोई भी व्यक्ति का जो लैंग्वेज होता है वह जो है सेकेंडरी लैंग्वेज में ही होता है, प्राइमरी लैंग्वेज इधर का हिंदी ही है, ठीक है। तो पहले कोई व्यक्ति चीज़ों को हिंदी में ही समझता है, भले बोलने के लिए इंग्लिश में बोले, जब तक वह हिंदी में नहीं समझा रहेगा तब तक वह इंग्लिश में नहीं बोल सकता है। इधर इंडिया के आदमी, इंग्लैंड नहीं है कि उसका प्राइमरी इंग्लिश ही है और वह जो कुछ भी बोलेगा समझेगा इंग्लिश में ही, समझ गए ना। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिए। बाकी चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन जो अस्थमा हम बताए थे, अस्थमा नहीं हो पाया क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा अगर अस्थमा करेंगे तो इसलिए अस्थमा को अगले हम लोग वीडियो में अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।